हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीटी लर्न। तो कल हमने बात की थी शिक्षण प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस पे, और आज हम बात करेंगे शिक्षण शैलियाँ। शिक्षण शैलियाँ, तो शिक्षण शैलियाँ होती क्या हैं, इनको लेके बात करते हैं। तो जब एक कक्षा में शिक्षक उपलब्ध होता है, मतलब क्लास में आता है, उपस्थित होता है, तो उसके व्यवहार के आधार पर 3 शैलियाँ बताई गई हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कक्ष में उपस्थित होने वाले शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार उनकी शैली से पता चलता है। ये 3 प्रकार उनकी व्यवहार से पता चलता है कि शिक्षक की कौन सी शैली है। ठीक है। इसमें पहला है प्रजातांत्रिक। अच्छा, प्रजातांत्रिक शैली क्या होती है, इसको लेके बात करते हैं। तो प्रजातांत्रिक शैली में जब एक शिक्षक कक्ष में उपस्थित होता है तो वो अपने बालकों को साथ में एक्टिव रखता है और स्वयं भी रहता है। अब एक्टिव मतलब बालक अगर एग्जीक्यूशन कर भी देता है चलती क्लास में, तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता, उनको बता देता है, उनका कंफ्यूज दूर कर देता है। और मतलब सिंपली हम पढ़ाते हैं ना, जिस हिसाब से हमारी साइकोलॉजी कहती है, वैसे ही पढ़ाता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। जब एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान अपने बालकों को भी सक्रिय रखता है और बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाता हुआ शिक्षण करवाता है। इसे ही प्रजातांत्रिक शैली कहते हैं। यानी एक सामान्य शिक्षक जब होता है, जैसे आया, पढ़ा दिया और जो कंफ्यूज था वही दूर कर दिया, और क्वेश्चन आंसर प्रश्न देने थे वही बता दिए, अच्छी तरह से पढ़ा दिया, समझा दिया। यानी ना तो उस टीचर से आप डरते हो, मतलब डरने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका खौफ, मतलब एक सामान्य होता है कि हाँ अच्छे गुरुजी हैं, ये हमारे अच्छे गुरुजी हैं। तो मतलब वो उनके व्यवहार के आधार पर ही आप बता रहे हो कि ये हमारे अच्छे गुरुजी हैं। ठीक है।
2 नंबर पे बात करते हैं। अधिनायकवाद। अधिनायकवाद मतलब एक शिक्षक स्वयं को मान लेता है, स्वयंभूमि मतलब स्वयं मानता है कि जो कुछ है मैं करूँगा वैसे ही होगा। मैंने ये बोल दिया कि ऊपर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना है, मैं अपने आप बता दूंगा। अगर बीच में किसी ने क्वेश्चन किया तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, यानी नियमों को थोप देना, यानी नियमों को थोप देना बालकों पर। जब एक शिक्षक अपने आप को स्वयं मान कर शिक्षण कार्य करवाता है और शिक्षक केंद्रित व्यवहार अपनाता है, इसे अधिनायकवाद शैली कहते हैं। अब अधिनायकवाद शैली मतलब मतलब जो कुछ है वो शिक्षक स्वयं ही है, ऐसे करना ऐसे करना। और वो जब आपके क्लास में आता था शिक्षक अध्यापक, तो आपके मन में एक मतलब डर सा, अरे यार आ गया, बोझ सा बन जाता, आ गया अब बग के चला जाएगा। आपके मन में अक्सर ये आया होगा जीवन में ऐसा कुछ। तो हम बात करते हैं 3 नंबर पे। व्यवहारवाद। अक्सर व्यवहारवाद शैली में क्या होता है, इस शैली में शिक्षक जब कक्षा में उपस्थित होता है तो मतलब एकदम बिल्कुल ही बच्चों को डर नहीं लगता, उसका आने का जाने का मतलब कोई भय नहीं है बच्चों को। आगे आके बैठ के आराम से बोलो क्या पढ़ाना है, सर पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं कल पढ़नी। अगर फिर नेक्स्ट डे आया, मतलब एक्टिव, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, फिर आया बोलो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। अरे सब कुछ हमारा ही तो है, पेपर में देखेंगे, पेपर होगा सर, पेपर होगा, कोई बात नहीं पास कर दूंगा सबको। मतलब बाल केंद्रीय शिक्षा को नहीं बल्कि स्वयं को आराम से। इस शैली में शिक्षक केंद्रित व्यवहार को अपनाता है और बालकों को बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रख पाता है। यानी बाल तो बिल्कुल ही सक्रिय नहीं रहते हैं, बालक बिल्कुल सक्रिय नहीं रहते हैं, स्वयं भी रहता है, कर लेंगे कोई बात नहीं, सब कुछ हमारा ही तो है, स्कूल हमारी तो है,
कर दूंगा मैं आपको पास, तो मतलब ये बात होती है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल तो बिल्कुल ही आएगा कि अगर ऐसा होता है तो हमें कौन सी शैली अपनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, नोट डाल के एक चीज़ लिखिए। वर्तमान शिक्षा को देखते हुए एक शिक्षक को प्रजातांत्रिक शैली अपनानी चाहिए। एक नंबर तो ये हुआ। 2 नंबर, यह शैली सबसे श्रेष्ठ है। यह शैली सबसे श्रेष्ठ है। 3 नंबर, इस शैली में बाल केंद्रित व्यवहार होता है। यह शैली बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे एक टॉपिक और है, शिक्षण उपागम। तो शिक्षण उपागम होते क्या हैं? जब एक शिक्षक के शिक्षण कार्य के दौरान जो संसाधन या शिक्षण सहायक सामग्री अपने उपयोग में लेता है तो वो शिक्षण उपागम में आता है, और उससे क्या होता है कि शिक्षण कार्य सरल बन जाता है, श्रेष्ठतम शिक्षण कार्य करा पाता है, वो बालकों को अधिक से अधिक सिखा सकता है। तो ये शिक्षण उपागम में आते हैं। तो बात करते हैं, जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो वह विशेष प्रकार के साधन या शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है, या फिर शिक्षण सूत्र या विधियों का उपयोग करें, बालक को अधिकतम शिक्षण या अधिगम करवाने में सक्षम होता
यानी कि शिक्षण कार्य को सरलतम बना देता है और अच्छे तरीके से समझा देता है। तो वो क्या है, जिस अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमें इसको संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें शिक्षण सूत्र आते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री आती है और विधियाँ भी आती हैं। तो वो क्या है, वो एक शिक्षक के लिए शिक्षण उपागम है। ठीक है। अब बात करते हैं, पहले नंबर पे हमने बात की थी शिक्षण विधि, ये इसी के प्रकार है। सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे शिक्षण विधि और सेकंड नंबर पे शिक्षण सूत्र। और थर्ड नंबर पे शिक्षण सिद्धांत है। फोर्थ नंबर पे शिक्षण सहायक सामग्री। इस पार्ट पे हम बात करेंगे लास्ट में। इससे पहले हम बात करेंगे शिक्षण विधियों पे, और एक पार्ट है शिक्षण सूत्र, जिसका हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बाद। शिक्षण विधियों पे बात करने वाले हैं कम से कम 35 से 40 तक शिक्षण विधि बात करेंगे हम। तो उनके बाद इन तीनों पार्टों पे बात करेंगे, और इससे पहले हम बात करते हैं शिक्षण विधि होती क्या है। शिक्षण कार्य को सरल एवं सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक स्वयं के विवेक से शिक्षण विधि या तरीका काम में लेता है, उसे शिक्षण विधि माना जाता है। अब देखिए, जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है, उस दौरान जो विधि या जो तरीका काम में लेता है, उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। सिंपल सी बात यही है। अब कुछ विद्वानों के विचार हैं जो हम देख लेते हैं। शिक्षण विधि को ही लेके है, जिसमें पहले नंबर पे बाइनिंग। देखिए, इनका मानना है कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया की गतिशील क्रिया है, यानी गतिशील गत्यात्मक क्रिया है एक प्रकार से। बाइनिंग का मानना है कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया की गतिशील क्रिया है। ठीक है, गतिशील क्रिया है।
उसके बाद एक विचार और है जो कि माध्यमिक शिक्षा के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा आयोग ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से एग्जामों में पूछा भी गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो विचार दिए गए हैं उनमें से जब तक पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या मृत पर्याय है, जब एक शिक्षक के पास शिक्षण विधि का अभाव है। यानी पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या मृत पर्याय तब तक है जब तक एक शिक्षक के पास अच्छी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि नहीं है। ये बात कहना चाहते हैं। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों को लेके, जिसमें कम से कम हमारी ज़्यादा नहीं तो 40 विधियाँ तो होंगी जो कि सीटेट और जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम होते हैं उनको मद्देनज़र रख के हम शिक्षण विधियाँ तैयार करेंगे। लेकिन स्पेशली सेकंड ग्रेड के लिए जो शिक्षण विधि हैं वो पाठ्यक्रम के अनुसार मिल जाएंगी सभी में। तो थैंक यू।